स्टार्ट करते हैं डेटाबेस और पीएचपी को कनेक्ट करने का काम। डेटाबेस और पीएचपी ठीक है। टास्क इस वक्त जो मैं अप्लाई करूंगा वो क्या है, मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एंट्रीज भी पहले से मौजूद हैं। आपने अगर अपने पास काम किया तो आपके पास टेबल तो मौजूद होगा जिससे आपने कल बनाया था, लेकिन उस टेबल के अंदर आपके पास कोई एंट्री नहीं होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस टेबल पे क्लिक कर ले जिसके अंदर आपने एंट्री करनी हो। उसके बाद आपको यहां पर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लें तो आपको यहां पर एंट्री करने की ऑप्शन मिलेगी। यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड, जो जो चीजें आपके पास होंगी, बेशक छोटा सा टेबल बना लें 4-5 कॉलम्स का। एक टाइम पे 2 एंट्रीज हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। एंट्रीज होने के बाद आखिर में गो का बटन होगा जिससे आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इस टेबल में रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना। खैर मैं देखता हूँ कोई छोटा सा टेबल में उसमें इंसर्शन कर लेता हूँ। न्यूज का टेबल है मेरे पास, और न्यूज के टेबल में आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर लें। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद न्यूज आईडी, इसको मैंने 2 दे दिया। टाइटल, टाइटल में यहां पे लिख लेता हूं विंटर सेल। डिस्क्रिप्शन, विंटर सेल स्टार्टेड, कोई भी डमी एंट्री कर लें। और यहां पे जब डेट की ऑप्शन आती है तो आपको कैलेंडर मिलेगा, यहां से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एक एंट्री करना चाहें तो एक भी हो सकती है, 2 एंट्रीज एट अ टाइम हो सकती हैं। जब गो पे क्लिक करें उसके बाद ब्राउज पे आ जाएं तो यहां पर देखिए आपको 2 एंट्रीज मिल रही है। टेबल तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बना लिए थे, उसके अंदर एंट्रीज आपने मस्ट करनी है, क्योंकि अगर आप एंट्रीज ना करें तो आपको रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। मेरे पास कस्टमर नाम का एक टेबल बना हुआ है, और इस कस्टमर नाम के टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं ये मैंने डिस्प्ले करने हैं। कहां पे, पीएचपी के पेज के ऊपर। इसके अंदर हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी कवर हो जाएगी, इसके अलावा रिकॉर्ड को फेच कैसे किया जाता है वो भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ एक नई चीज भी डिस्कस करेंगे, वो है डिटेल व्यू। ठीक है, डिटेल व्यू क्यों बनाते हैं। इस वक्त मेरे पास ये जो टेबल है इसके अंदर यूजर आईडी है, पासवर्ड है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर, एनआईसी नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अकाउंट का स्टेटस है। जब हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं, अगर कॉलम्स की तादाद ज्यादा हो या फिर कोई ऐसे कॉलम हो जिसमें कॉलम्स तो कम हो लेकिन डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल न्यूज। अब न्यूज वाले टेबल में देखें तो न्यूज आईडी है, न्यूज का टाइटल है, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है और पोस्टिंग डेट है। डिस्क्रिप्शन अभी मैंने पूरी डाली भी नहीं है, अगर मैं पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डालूं तो कम से कम 500 या 8000 कैरेक्टर्स बन जाते हैं। आपके पास जो वेब पेजेस होते हैं उनकी विड्थ लिमिटेड होती है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा भी अगर विड्थ हो तो ये जो पूरी स्क्रीन है यहां तक होगी। फिलहाल कॉलम्स मेरे पास थोड़े हैं और ये पूरी स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर कॉलम्स की तादाद ज्यादा हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले बेसिक चीजें शो करनी है, फिर उसके बाद हाइपर लिंक होता है जिसपे क्लिक करने के बाद डिटेल व्यू सामने आ जाता है। ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा, जब हम कोई भी रिकॉर्ड देखते हैं शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी अगर आप जाएं तो सबसे पहले आपको उसका इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, सॉरी टाइटल, उसकी प्राइस और कैटेगरी नजर आती है। बाद में जब क्लिक किया जाए तो उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जितनी भी फर्दर डिटेल्स हैं वो तब हमारे पास सामने आती है। तो मैंने क्या करना है, फिलहाल कस्टमर का जो टेबल है इसमें से मैं यूजर का आईडी, उसका नेम और उसका जेंडर और फोन नंबर, ये चीजें मैं शो करूंगा पहले पेज पे। फिलहाल तो मेरे पास सादा पेज होगा, उस पे इतनी गुंजाइश होगी कि रिकॉर्ड सारे भी नजर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने डिटेल व्यू को भी कवर करना है तो वो भी इसके अंदर मैं कवर करूंगा। अब यहां पर मैंने एक न्यू पेज ले लिया पीएचपी का, ओके कर लिया, और इस पेज को मैं सेव कर लेता हूं सेम फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पे जहां आपका डाटा पड़ा हुआ है। और इस पेज को मैं नाम दे देता हूं यहां पे व्यू स्टूडेंट।
ठीक है, पेज का नाम लेक्चर के साथ लिख लिया करें ताकि आपको फिर कोडिंग में ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, पहला पेज जो मैंने इस वक्त बनाया वो viewstudent.php पेज है। ठीक है, अब इस पेज के अंदर सबसे पहला स्टेप, जब भी डेटाबेस के साथ हमने कनेक्टिविटी करनी होती है तो उसके लिए आपने कनेक्शन फाइल को यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इसमें दो स्कीम्स बताई थी जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। एक MySQL आई है और दूसरी सिंपल MySQL है। इस वक्त मैं यूज करूंगा इसके अंदर MySQL आई। MySQL आई जो है ये थोड़ा सा सिक्योर मेथड है। ठीक है, अब इसके लिए यहां पे सबसे पहले मैं कनेक्शन को डिफाइन कर रहा हूं और कनेक्शन को मैं रखूंगा एक वेरिएबल के अंदर जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। $CONN, मैंने इसको CONN नाम दे दिया। इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दें, कनेक्शन नाम दे दें, कनेक्ट नाम दे दें, DB कनेक्शन नाम दे दें, आपकी अपनी चॉइस है। $CON इज इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। अब यहां पे MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइंड है PHP का। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करता है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम बेसिकली आपका सर्वर नेम होता है। यहां पर डबल कोट्स के बाद लोकल होस्ट। हमेशा सर्वर जो होता है ये लोकल होस्ट नाम का होता है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था लोकल होस्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा सर्वर नेम है। उसके बाद कॉमा डालें। कॉमा डालने के बाद अब आपसे पूछ रहा है स्ट्रिंग यूजर नेम। अब आपने क्या करना है, यहां पे यूजर का नाम देना होता है। यूजर का नाम बाय डिफॉल्ट आपके पास रूट होगा। रूट यूजर नेम होता है हमारा। रूट जो है ये यूजर नेम है और हर सिस्टम पे आपको रूट ही यूजर मिलेगा अगर आपने खुद कोई यूजर ना बनाया हो तो। जब जैम को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा वो रूट यूजर नेम होता है उसका। उसके बाद कॉमा डालें। कॉमा के बाद तीसरी चीज जो ये पूछ रहा है वो है पासवर्ड। पासवर्ड जो है इसको मैंने डबल कोट्स ओपन और डबल कोट्स क्लोज कर दिए। इसके अंदर आपने स्पेस या कोई करैक्टर नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो नल है, एम्प्टी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स डाल दिए, ओपन और क्लोज। दरम्यान में कोई स्पेस या कोई करैक्टर नहीं है। उसके बाद फिर कॉमा डाले डबल कोट्स के बाद। अब आखिरी चीज जो ये पूछ रहा है वो है DB नेम, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम यहाँ पे ये लिखा हुआ है car_database। ये अपने सेम स्पेलिंग्स के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, या फिर देख के आप टाइप कर लें और सेमीकोलन। ठीक है, दोबारा में एक दफा। सबसे पहला स्टेप, जब भी हम डेटाबेस के साथ अपने फॉर्म को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कनेक्शन डिफाइन करना होगा। कनेक्शन को किसी वेरिएबल में रख लें ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम्स ना आए। ये पूरी स्ट्रिंग लिखना बहुत मुश्किल टास्क है, तो उसको मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। वेरिएबल को मैंने कॉन नाम दे दिया, CONN। उसके बाद MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है PHP का, और इसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट, ये यूजर का नाम है, सॉरी सर्वर नेम। रूट यूजर का नाम है। पासवर्ड को मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, और लास्ट में डेटाबेस का नाम आ गया जिस डेटाबेस के साथ आपने कनेक्टिविटी करनी है। अब इसके बाद रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास चॉइस है कि आप बुलेट्स में उसको शो कर दें,
नंबरिंग्स में शो कर दें, टेबल में शो कर दें, या कोई डिव वगैरह बने हुए हैं। अक्सर टेम्पलेट्स में डिव बने होते हैं ऑलरेडी यूजर प्रोफाइल के लिए, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं, वो बाद में भी उसको अप्लाई करूंगा। फिलहाल मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड को तरतीब में रखने के लिए टेबल में यूज करूंगा HTML का। तो यहां पर सबसे पहले टेबल, इस टेबल के अंदर एक रो आ जाएगी और उस रो के अंदर सबसे पहले हेडिंग होगी यूजर आईडी, फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग जो होगी वो आएगी नेम, नेम के बाद फिर जेंडर, और जेंडर के बाद मैंने शो करना है उसका फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर। अब ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर बॉर्डर जो होना चाहिए वो 5 पिक्सल्स का होना चाहिए। मजीद सेटिंग्स भी इसी तरह से हो सकती हैं। अब इस पेज को मैं अगर एग्जीक्यूट कर लूं तो ये क्या करेगा, आपको सिर्फ हेडिंग्स शो करेगा, यूजर आईडी, नेम, जेंडर और कांटेक्ट नंबर। विड्थ इसकी होनी चाहिए 600। अब ये जो 600 है ये पिक्सल्स होंगे, ये इसकी विड्थ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से फेच करना है और फेच करने के बाद रो वाइज उनको डिस्प्ले करना है। इसके लिए मैं यहां पे PHP का ब्लॉक बना रहा हूं, क्योंकि अब मैंने PHP पे काम करना है, तो यहां पर मैंने PHP का ब्लॉक बना लिया। रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमें यूज करनी है वो है कमांड, और कमांड को मैं $CMD नाम दे रहा हूं। एक चीज का ख्याल रखना है, अगर एक पेज में 2 कमांड्स हों या 2 से ज्यादा कमांड्स हों तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, फिर वेरिएबल्स के नाम चेंज करने होंगे, 1 2 3 इस तरह से रख लें, क्योंकि सेम नाम अगर होगा तो आपको एरर्स मिलेंगे इस पे। अब यहां पर $CMD इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। कमांड को जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं उसको हम क्यूरी कहते हैं, तो इसलिए यहां पर मैंने MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और फिर इसके अंदर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी कमांड लिखूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट कीवर्ड है। स्टैटिक, स्टैटिक किस लिए यूज होता है जी? स्टैटिक ऑल रोज के लिए यूज होगा। सिलेक्ट करो, सॉरी ऑल कॉलम्स, सिलेक्ट करो ऑल कॉलम्स। स्टैटिक मींस मैं कॉलम्स के नाम नहीं लिख रहा, मैंने स्टैटिक लिख दिया, इसका मतलब है जितने भी कॉलम्स डेटाबेस में हैं उस टेबल के अंदर वो फेच करो। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, साथ साथ डेटाबेस को लाजमी विजिट करें। कस्टमर, स्पेलिंग्स वगैरह का ख्याल रखना है। कॉमा $कॉन। अब ये मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या किया है, एक CMD डिफाइन किया है वेरिएबल। अब उसके बाद मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ये PHP का प्री डिफाइंड फंक्शन है, और उसके अंदर मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल में से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करो, और ये कस्टमर का टेबल कहां पे है, ये डेटाबेस में पड़ा हुआ है, और डेटाबेस का कनेक्शन ऑलरेडी मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है $CONN। ये जो सेकंड पैरामीटर मैंने दिया है कॉन वाला, ये वाला पैरामीटर है कनेक्शन। अब ये कस्टमर के टेबल से रिकॉर्ड को फेच करेगा, और ये टेबल कहां पे है उसके लिए हमने ऑलरेडी कनेक्शन डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यहां पर व्हाइल ब्रैकेट शुरू, $array इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर array $CMD। ये मैं अब आपको समझाता हूं। व्हाइल लूप मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। अभी तो चले मुझे पता है कि मेरे पास कितने हैं, 4 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन ये ज्यादा ये कम भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं फॉर लूप यूज नहीं कर रहा। व्हाइल लूप मैंने इसलिए यूज किया है कि मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का नहीं पता, इसलिए व्हाइल लूप यूज किया हुआ है। जब तक रिकॉर्ड मिलता रहेगा ये डिस्प्ले करता रहेगा।
अब ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले किस तरह से कर रहा है? सीएमडी क्या है? कमांड है, मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है इसको। इस कमांड में से जो रिकॉर्ड आएगा उस रिकॉर्ड को मैंने एरे के अंदर स्टोर कर दिया है, और एरे को मैंने $ARR नाम दिया हुआ है। कोई भी नाम दे सकते हैं। डॉलर साइन के साथ मैं जो भी चीज लिख रहा हूं इनका नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन फिर यह है कि जब इसको कॉल करेंगे तो उस वक्त आपने नाम सेम रखना है। अगर इधर CMD1 है तो इधर भी CMD1 होगा। इस कमांड से रिकॉर्ड फैच हो रहा है, और उस रिकॉर्ड को फैच होने के बाद एरे के अंदर स्टोर कर दिया। एरे के अंदर मैं इसलिए स्टोर कर रहा हूं कि मुझे रिकॉर्ड सेल वाइज डिस्प्ले करना है। सेल वाइज मतलब कि मुझे पहला रिकॉर्ड शो करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से सो ऑन। तो मैंने उस रिकॉर्ड को फेच किया, और फेच करने के बाद एरे के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस व्हाइल लूप के अंदर इको के अंदर TR टेबल रो, फिर TD टेबल डेटा। मैंने एक रो स्टार्ट की और उस रो के अंदर एक कॉलम स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहला कॉलम में क्या डिस्प्ले करूंगा? यूजर आईडी। ठीक है, हेडिंग्स के मुताबिक तरतीब का ख्याल रखना है। सबसे पहले यूजर आईडी है, फिर नेम होगा, फिर जेंडर, फिर कांटेक्ट नंबर। अब इसके बाद फिर इको ब्रैकेट डबल, इसमें डबल कोट्स यूज नहीं करने, $एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और डबल कोट्स में आपने क्या करना है? कॉलम का नाम यूजर अंडरस्कोर आईडी, आखिर में सेमी कॉलम, फिर इको स्लैश टेबल डेटा, और फिर टेबल डेटा स्टार्ट। पहला कॉलम क्लोज कर लिया और दूसरा कॉलम फिर स्टार्ट कर दिया। रो आखिर में बंद होगी। रो को मैंने अभी बंद नहीं किया। जब सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे तो रो को तब बंद किया जाएगा। यहां पर कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम स्टार्ट, और सेकंड कॉलम के अंदर क्या शो करना है? नेम, $एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स। एरे के बारे में बताता हूं फिर क्या चीज है, नेम, और आखिर में सेमी कॉलम, फिर इको स्लैश टेबल डेटा, फिर टेबल डेटा स्टार्ट। फर्स्ट कॉलम को क्लोज, सेकंड कॉलम फिर स्टार्ट। अब इसमें आ जाएगा मेरे पास यहां पे जेंडर, इको $एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स और जेंडर, फिर इको स्लैश टेबल डेटा, फिर नया डेटा स्टार्ट, और इसके अंदर फिर इको $एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और इसके अंदर आ जाएगा फोन, नहीं वो ऊपर टाइटल है। ठीक है, और यहां पर मैं समझाता हूं आपको, ये मैंने कौन से नाम लिखे हैं। यहां पर ऊपर जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, यूजर आईडी, नेम, जेंडर, कांटेक्ट नंबर, वो टाइटल्स हैं। वो टाइटल्स जो यूजर को नजर आते हैं। और यहां पर ये जो ARR एरे, और एरे के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर जो मैं नाम लिख रहा हूं ये कॉलम्स के नाम है जो डेटाबेस से मैं देख रहा हूं, और ये मस्ट सेम होने चाहिए। अगर ये सेम ना हो तो एरर देंगे। यहां पर एक और चीज, इंडेक्स भी यूज की जा सकती है। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। यूजर आईडी 0, फिर 2, 5 और 7। यहां पर मैं 0 से शुरू करके जो जो कॉलम डिस्प्ले करने हैं उनकी इंडेक्स भी मैं यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं 0 लिख दूं, यहां पे मैं 2 लिख दूं, फिर इधर 5 था और इधर 7 था, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो जो कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं उनकी इंडेक्स। लेकिन उसमें फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप डेटाबेस को ना देखें तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा कॉलम फैच हो रहा है, पहली चीज। दूसरे नंबर पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आपने डेटाबेस में मॉडिफिकेशन की है, कोई नए कॉलम्स ऐड कर लिए, या कोई कॉलम जरूरत नहीं था तो आपने उसको रिमूव कर दिए, तो फिर क्या होगा? इंडेक्स खराब हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से? आज स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स के हिसाब से आप उस इंडेक्स पे आज नहीं है जिस पे कल थी। लेकिन अगर मैं बाय नेम आपको कॉल करूं तो नेम आपका कांस्टेंट है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसलिए कॉलम में यहां पर इंडेक्स की बजाय मैं इसका कॉलम नेम यूज कर रहा हूं।
चाहे डेटाबेस में कोई भी तरतीब हो, आगे पीछे भी अगर हो जाए कॉलम्स, तो फिर भी बाय नेम उसको कॉल कर रहे हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहां पर ये रिकॉर्ड को फेच करेगा और फेच करने के बाद टेबल के अंदर डिस्प्ले कर देगा। इस पेज को मैं सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद यहां पे इस पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज दे रहा है MySQL आई पेज। अच्छा सॉरी, ये तरतीब गलत हो गई है। MySQL आई के अंदर सबसे पहले कनेक्शन होता है और कॉमा के बाद फिर कमांड होती है। ठीक है, असल में वो .NET के साथ कोडिंग मिक्स हो गई है। .NET में भी यही प्रोसीजर होता है लेकिन उसमें कनेक्शन बाद में होता है। यहां पर पहले कनेक्शन, पहला पैरामीटर कनेक्शन का होगा CONN, और दूसरे नंबर पे कमांड होती है सिलेक्ट की, या जो भी इंसर्ट अपडेट जो भी कमांड होगी। अब इसको व्यू कर लें तो आपके पास जितने रिकॉर्ड्स थे वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। यूजर का आईडी, उसका नेम, जेंडर और उसका कांटेक्ट नंबर। वो मैंने बताया ना, यहां से आपने इंसर्ट पे क्लिक करें। वैसे तो बाद में हम फॉर्म पे काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्म्स बनाएंगे, उस फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे नया, तो वो डेटाबेस में सेव होता रहेगा। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, इधर से टेबल को ओपन करें, उसके नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर टेबल है, फिर इसके बाद इंसर्ट का बटन है, इस पे क्लिक कर लें तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म पे आप क्लिक करने, एंट्री करने के बाद गो का बटन प्रेस कर लें तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, अब यहां पर ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर मैं करूंगा, इसका डिटेल व्यू बनाऊंगा। डिटेल व्यू हर पेज पे नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में होता है जब आपके पास कॉलम्स ज्यादा हो या कॉलम्स में डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा हो। जैसे हम अपने ईमेल देखते हैं तो ईमेल के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम फिर उस ईमेल पे क्लिक करते हैं तो नया पेज आता है और उस नए पेज पे हमारी ईमेल की फुल डिटेल हमें डिस्प्ले होती है। अब इस वक्त भी मेरे पास कॉलम्स ज्यादा हैं, अगर मैं सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करूं प्रॉपर विड्थ के अंदर तो यहां पर भी बड़ी मुश्किल से पूरे आएंगे। लेकिन वेब का टेम्पलेट्स जितने भी होते हैं उसमें आपको तकरीबन इतनी जगह मिलती है। कंटेंट एरिया में बहुत ज्यादा जगह भी अगर हो तो वो कुछ पेजेस में 800 पिक्सल्स की होती है। 800 पिक्सल्स इतना टेबल है। अब इस टेबल में आप खुद ही अंदाजा करें कितने कॉलम्स मजीद आ सकते हैं। एक कॉलम बमुश्किल आएगा। अगर बहुत ज्यादा विड्थ भी अगर हो किसी उसकी तो वो 980 होती है। 980 पिक्सल्स कंटेंट एरिया की। अब 980 पिक्सल्स में ये आपका साइज बन रहा है। अगर इसमें बात करें तो 2 कॉलम्स आ जाएंगे। अगर एड्रेस डालें तो 1 कॉलम ऐड हो सकता है मजीद, और अगर छोटे कॉलम्स को डालें तो फिर 2 कॉलम्स ऐड हो सकते हैं। फिर भी इतनी जगह नहीं है कि सारे कॉलम्स को डिस्प्ले किया जाए। यूजर आईडी भी इस वक्त कंप्लीट नहीं लिखी हुई, शॉर्ट लिखी हुई है। यूजर आईडी अमूमन ईमेल होती है, तो ईमेल भी कम से कम 50 या 60 कैरेक्टर्स की हो सकती है। तो उस हिसाब से कॉलम्स की तादाद जो है वो आपने लिमिटेड रखनी है। सारे कॉलम्स डिस्प्ले ना करें, बहुत जुड़े जुड़े आएंगे और बुरे भी लगेंगे। अब इसके लिए मैंने नया पेज बनाना है और यहां पर मैं एक नया कॉलम ऐड करूंगा, व्यू डिटेल। व्यू डिटेल पे जब क्लिक होगा तो नया पेज सामने आ जाएगा और उस पेज पे आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड नजर आएगा, और वो भी कौन सा रिकॉर्ड, जिसके आईडी पे हम क्लिक करेंगे, जिसकी डिटेल देखेंगे। डिटेल व्यू में हमेशा आपको सिंगल रिकॉर्ड नजर आता है। यहां पर इसके लिए मैं न्यू पेज ले लेता हूं, इसको PHP पेज, और इस फाइल को सेव कर लिया। और इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पे डिटेल .php। अब नेक्स्ट पेज जो है उसको मैंने डिटेल .php नाम दे दिया। अब जो इसमें प्रीवियस पेज है, बल्कि व्यू कस्टमर इसको करना था, व्यू स्टूडेंट मैंने लिख दिया। चले, यहां पर इस टेबल के अंदर आखिरी कॉलम के बाद मैं यहां पे एक हेडिंग और डाल लेता हूं, TH टेबल हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर मैं लिख लेता हूं यहां पे व्यू डिटेल, और यहां पर एक कॉलम में और ऐड करता हूं, इको
स्लैश टेबल डेटा, फिर नया डेटा स्टार्ट। ठीक है, अब यहां पे नया कॉलम ऐड हो गया, व्यू डिटेल। देखिए अब एक कॉलम ऐड होने से ही आपकी जगह फुल होगी है। कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा लेंथी शो हो रहा है, अगर उसको छोटा किया जाए तो एक कॉलम और आएगा। अब व्यू डिटेल वाला जो कॉलम है, यहां पर मुझे चाहिए एक हाइपरलिंक। अभी फिलहाल एम्प्टी में शो कर रहा हूं इसको। एक हाइपरलिंक होना चाहिए, जब उस लिंक पे क्लिक किया जाए तो नेक्स्ट पेज सामने आ जाए। अब इसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं इको, इको के बाद ए किसे यूज होता है, हाइपरलिंक के लिए। href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, बाहर चूंकि डबल कोट्स हैं तो इसलिए मैं अंदर सिंगल कोट्स को यूज कर रहा हूं, और अगर बाहर सिंगल कोट्स हो तो अंदर हम डबल डाल सकते हैं। किसी भी href को लगाते हुए डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लाजमी डालें। अब href के बाद उस पेज का नाम detail.php, हाइपर रेफरेंस में कर रहा हूं किसको, detail.php पेज को। यहां पर मैंने उस पेज का नाम लिख लिया। लेकिन अब सिर्फ उस पेज का लिंक नहीं देना, हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, उस पेज को एक आईडी भी सेंड करनी है, जिस आईडी की बेस पे वो हमें डिटेल शो करेगा। तो यहां पर मैं इसके सामने लिखता हूं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद CID इज इक्वल टू, फिर सेमीकोलन, फिर इको $, एरे, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, यूजर आईडी, फिर इको सिंगल कोट्स ग्रेटर देन व्यू और स्लैश ए। अब ये 3 लाइनें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ए आ गया। ए आपको ऑलरेडी पता है हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है। href हाइपर रेफरेंस, और हाइपर रेफरेंस के बाद उस पेज का नाम जिस पेज पे आपने जाना है। यहां पर मैंने उस पेज का नाम लिख लिया detail.php, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने यहां पर एक आईडी डिफाइन की है। इसको मैं CID नाम भी दे सकता हूं, इसको मैं UID भी कर सकता हूं, जो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक चीज, अगले पेज पे इसी नाम से इसको कॉल करना है। मैं डिटेल पेज पे जा रहा हूं और एक यूजर आईडी सेंड कर रहा हूं, और वो यूजर आईडी कहां से आ रही है, डेटाबेस में से आ रही है। ठीक है, ये एरे ऑलरेडी इधर ऊपर भी डिफाइन था, तो वही सेम एरे मैंने यहां पे लिख लिया। उसके बाद यहां पे ग्रेटर देन आ गया, और ग्रेटर देन से अंदर सिंगल कोट। सिंगल कोट ये वाला है जो मैंने बंद नहीं किया था, ये सिंगल कोट यहां पे क्लोज हो रहा है। ये जो ग्रेटर देन है ये ए के साथ शुरू वाला है, स्टार्ट वाला। और उसके बाद व्यू, ये व्यू जो होता है ये टेक्स्ट हमें यहां पे नजर आएगा। व्यू डिटेल भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। फिर /a हाइपरलिंक को मैंने क्लोज कर दिया। सेव कर लें इस पेज को, और अब इस पेज को रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने पे यहां पर आपको हाइपरलिंक्स नजर आ रहे हैं, और हाइपरलिंक पे कर्सर लेके आए। कर्सर लेके आने से आपको नीचे स्टेटस बार में शो कर रहा है detail.php UID इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, मैं अहमद वाली रो पे हूं। मैं नुमान वाली पे जाता हूं तो यूजर आईडी नुमान शो कर रहा है। यहां पर मैं यूजर आईडी जुल्फिकार अली शो कर रहा है। और अगर आप टेस्ट करना चाहें कि क्या आपका कोड लिंक सही है कि नहीं, आप उस पर क्लिक करके चेक कर लें। जब मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज आ गया, और नेक्स्ट पेज पे अगर आप एड्रेस बार में देखें तो यूजर आईडी इज इक्वल टू जुल्फिकार अली लिखी हुई आ रही है। बैक कर लें। ठीक है, मैं यहां से आबिद वाली आईडी पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखिएगा यूजर आईडी जो है वो आबिद है। और ये हमने पहले गेट मेथड में पढ़ा भी था इसको, कि एड्रेस बार में हमें आईडी नजर आ रही है। अब इस आईडी को मैं फेच करूंगा, और फेच करने के बाद रिकॉर्ड को मैं डिस्प्ले करूंगा नेक्स्ट पेज पे। कनेक्शन दोबारा चाहिए, इसलिए $, बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूं, कनेक्शन को। कनेक्शन आ गया। कनेक्शन के बाद $, यूजर आईडी इज इक्वल टू $_ रिक्वेस्ट। गेट भी यूज हो सकता है, रिक्वेस्ट भी यूज हो सकता है। और इसके अंदर आईडी क्या थी, UID, और वही आईडी मैंने यहां पर भी डाल दी। पिछले पेज से जो आईडी सेंड हुई है
उस आईडी को मैंने फेच किया और फेच करने के बाद वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। वेरिएबल को मैंने यूआईडी नाम दिया हुआ है। अब इसके बाद कमांड आ जाएगी $CMD इज इक्वल टू, पिछले पेज पे CMD अलग है, इस पे अलग है, सेम पेज नहीं है इसलिए मैं सेम नाम रख सकता हूं। लेकिन अगर ये एक पेज होता तो फिर मैं इसको CMD 1 या 2 नाम देता। पिछले पेज पे कनेक्शन एक दफा डिफाइन है तो जितनी भी कमांड होंगी उसके लिए आपको कनेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नए पेज पे पड़ती है। ठीक है, अब इस पेज पे एक दफा कनेक्शन डिफाइन है, अगर इसमें मैं 3 या 4 कमांड्स डाल दूं तो वो इसी कनेक्शन के साथ कनेक्ट होंगी। MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी $connection कामा और select static from customer where। अब where जो है इसको हम कंडीशन कहते हैं, और कंडीशन लगाने का फायदा क्या होगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जो आपका मैच होगा। और where के अंदर यूजर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $UID। अब इस पेज पे क्या होगा, कस्टमर के टेबल में से सारे कॉलम्स को फेच किया जाएगा, और कौन से कॉलम्स को, जहां पर यूजर आईडी उसकी मैच हो जाएगी। यूजर आईडी की बेस पे मैंने इसलिए रिकॉर्ड शो किया कि हमेशा प्राइमरी की है तो एक रिकॉर्ड ही शो होगा। इसके बाद फिर यहां पे $array, वाइल लूप भी यूज हो सकता है, वाइल लूप ना भी यूज करें, लेकिन बेहतर है कि आप वाइल लूप यूज करें, क्योंकि बाइस औकात कोई रिकॉर्ड ना हो तो उसमें एरर ना दे आपको। $array इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array $CMD। अब उसी तरह से ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को फेच करेगा वाइल लूप में, और अगर वाइल लूप सिंगल रिकॉर्ड हो, आपको कंफर्म हो, तो आप $array इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array $CMD, तो उसके बगैर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिर रिकॉर्ड होना लाजमी है। यहां पर वाइल लूप हटा दिए मैंने, क्योंकि अगर मैं वाइल लूप यूज करता हूं तो फिर हो सकता है ये एम्प्टी रो आखिर में रीड कर ले और आखिरी रिकॉर्ड को फिर डिस्प्ले करता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एरे यूज कर ली है। एक रिकॉर्ड है, मुझे कंफर्म है, क्योंकि हमेशा आईडी प्राइमरी की है, और प्राइमरी की के बेस पे जब डिटेल देखते हैं तो हमेशा एक रिकॉर्ड ही शो होगा। यहां पर मैं फिर दोबारा टेबल बना लेता हूं, और इस टेबल के अंदर अलाइनमेंट सेंटर कर ली, विड्थ इसकी मैं कर लेता हूं 500, और इसके अलावा बॉर्डर जो है 5 पिक्सल्स का। अब इस टेबल के अंदर TR टेबल रो में सबसे पहले TH टेबल हेडिंग, सबसे पहले यूजर आईडी, और फिर उसके बाद लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, और इसके अंदर इको ब्रैकेट $array स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स यूजर आईडी, और आखिर में सेमीकोलन। अब इस पेज पे जो टेबल बनेगा उसका लेआउट मैंने चेंज कर दिया है। यहां पे सॉरी TH हो गया, TD टेबल डेटा नहीं डाला हुआ था। अब इस पेज पे जो रिकॉर्ड होंगे वो रो वाइज नजर आएंगे। एक रो में एक रिकॉर्ड आपको नजर आएगा, और बाज़ औक़ात अगर छोटे कॉलम्स हो तो उसमें हम 2 या 3 भी शो कर सकते हैं। नेम, फादर नेम इधर शो कर दें, एड्रेस चूंकि लंबा होता है वो एक लाइन में एक शो कर दें, फिर जेंडर और एज या डेट ऑफ बर्थ वो एक रो में 2 शो कर लें। जो चीजें कम हो तो वो 2 भी शो हो सकती हैं, एक रो में 3 भी शो हो सकती हैं, वो आपके अपने तक है कि उसका लेआउट आपने किस तरह से बनाना है। अब इसके बाद यहां पर मैं दोबारा से एक रो जनरेट करता हूं, TR टेबल रो, फिर TH टेबल हेडिंग, यूजर का नाम आ जाएगा, उस नाम के बाद जो अगला कॉलम है टेबल डेटा, और इस कॉलम के अंदर लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, और फिर इको
$, एरे, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स और उसका नाम, सेमीकोलन। अब इसी तरह सेम तरतीब से आपको जितने कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, यूजर आईडी, नेम, फादर नेम, पासवर्ड को शो नहीं किया जाता क्योंकि प्रोफाइल में कोई भी यूजर आपका पासवर्ड नहीं देख सकता सिवाय एडमिन के। बाकी जितनी भी कॉलम्स हैं इसी तरह से इस रो को आप कॉपी पेस्ट करके शो कर लें डिटेल व्यू में। एक रो में 2 रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 टाइटल्स डाल दें या जिस तरह की लेआउट हो। डिटेल व्यू का तो समझ आ गया ना। डिटेल व्यू में चूंकि रो वाइज रिकॉर्ड होता है तो बेशक ज्यादा हो, स्क्रॉलिंग हो सकती है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, जिसे हम फेसबुक देखते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, डेटा एंड नहीं होता, ठीक है। तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग हो सकती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग वेब के अंदर नहीं होती। तो इसलिए मैंने जो कॉलम्स थे उनको मैंने थोड़े से शो किए, जबकि डिटेल व्यू के अंदर मैं जितनी फील्ड शो करना चाहूं कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीज दी। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे लास्ट चीज देख लेते हैं, सर्चिंग, कि अगर कोई रिकॉर्ड को सर्च किया जाए तो वो किस तरह से होगा। अब सर्चिंग के लिए हमेशा आपने पहले पेज पे सर्चिंग लगानी है। डिटेल व्यू पे तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक रिकॉर्ड ही आएगा, लेकिन जो पिछला पेज है यहां पर मैं इसके ऊपर सर्चिंग लगाता हूं। अब सर्चिंग जो होती है इसके अंदर दो किस्म के सर्च कर सकते हैं। एक होती है फुल टेक्स्ट और दूसरी होती है पार्ट ऑफ द फील्ड। दोनों को मैं अप्लाई करता हूं इसमें। फुल टेक्स्ट ये है कि आपने यूजर आईडी पे अगर सर्चिंग करनी हो तो आपको यूजर आईडी पूरा लिखना होगा विद सेम स्पेलिंग, तो पूरा टेक्स्ट मैच होगा तब सर्च करेगा। अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, सजेशंस तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई भी स्पेलिंग गलत लिखी तो ये आपको रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। अगर आप कुछ हिस्सा लिख लें तो फिर भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। दूसरी सर्चिंग में क्या होता है कि हम कुछ हिस्सा लिख लें नाम का तो वो रिकॉर्ड सर्च कर देता है। जिस तरह मैं लिखूंगा अली, तो अली लिखने से 3 नाम आ जाएंगे, आबिद लिखने से 1 रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। अब यूजर आईडी पे पूरा टेक्स्ट मैच होगा और नेम के ऊपर क्या करूंगा मैं, कुछ हिस्सा मैच हो जाए तो रिकॉर्ड फाइंड करते। अब ये जो टेबल है इससे ऊपर मैं बना लेता हूं एक टेबल, या टेबल ना भी बनाए, फॉर्म डायरेक्ट में बना लेता हूं, ठीक है। यूजर से इनपुट लेनी है तो इसलिए पहले भी हमने पढ़ा फॉर्म यूज करेंगे सर्चिंग के लिए। एक्शन को मैंने खाली छोड़ दिया, ये अपने आप कोई डेटा सेंड करेगा। मेथड मैंने पोस्ट मेथड यूज कर लिया और अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले फाइंड बाय, और फाइंड बाय के आगे सिलेक्ट ऑप्शन लगा दी। सिलेक्ट के अंदर 2 ऑप्शंस होंगी, पहली ऑप्शन होगी यूजर आईडी और दूसरी ऑप्शन होगी नेम। अब इस पेज पे रिफ्रेश कर लें तो फाइंड बाय, और फाइंड बाय के आगे 2 ऑप्शंस हैं, यूजर आईडी या फिर बाय नेम। अब ये जो सेलेक्ट है इसको मैं नाम दे देता हूं CH मतलब चॉइस, ठीक है। छोटे छोटे नाम में लिख रहा हूं लेकिन यह है कि मुझे बाद में आसानी हो। ऑप्शन 1 जो है इसके अंदर वैल्यू को मैं 1 कर लेता हूं और दूसरी ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू है इसको मैं 2 कर लेता हूं। यूजर को तो 1 2 नजर नहीं आएगा, यूजर को यूजर आईडी नजर आएगा और नेम नजर आएगा, लेकिन 1 2 मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे कंडीशन लगाने में आसानी हो। अगर मैं पूरा नाम लिखता हूं तो फिर कंडीशन भी बहुत लेंथी बन जाती है। उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट के बाद क्या होगा, एंटर वैल्यू, और उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू txt वैल्यू, और उसके बाद फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट का बटन हो, वैल्यू इज इक्वल टू सर्च और नेम इज इक्वल टू btn फाइंड। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। फॉर्म के अंदर मैंने एक सिलेक्ट ऑप्शन डाली हुई है जिसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला हुआ है जहां पर मैं अपनी वैल्यू लिखूंगा, और इसके अलावा मैंने एक सबमिट का बटन डाला हुआ है जो मेरी वैल्यू सेंड करेगा आगे। और किस पेज को सेंड करेगा, खुद अपने आप को ही सेंड करेगा।
अब इसी पेज के अंदर सर्चिंग कहां पे हो रही है? इस ब्लॉक के अंदर हो रही है सर्चिंग। इस ब्लॉक के अंदर यहां पर मैं कर लेता हूं सबसे पहले इफ कंडीशन, इफ ब्रैकेट शुरू इज सेट, फिर ब्रैकेट शुरू $_ रिक्वेस्ट। हो सकता है आपको गेट मेथड यूज करना पड़ जाए, तो आपको सिर्फ यहां पे गेट लिखना होगा। रिक्वेस्ट ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूं ताकि मुझे बार बार हर जगह पे चेंजेस ना करनी पड़े। स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स btn फाइंड, तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स ये ब्लॉक। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये एल्स क्या है और इफ क्या है। ये वाला कोड उस वक्त चलेगा जब आप फाइंड पे क्लिक करें, ठीक है, और एल्स का ब्लॉक उस वक्त चलेगा जब फाइंड पे क्लिक ना किया हो। फाइंड पे क्लिक ना करने का मतलब जब आप फर्स्ट टाइम अपना पेज ओपन करें तो ये कौन सा पेज शो, कौन सी कमांड रन होगी? एल्स वाली। और एल्स के अंदर जो कमांड है cmd, उसमें कंडीशन मौजूद नहीं है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल में से सारा रिकॉर्ड शो कर दो। और यहां पर फिर उसी तरह से पुराना वाला एरे आ गया और एरे उस रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं। अब अगर हम फाइंड का बटन दबा दें तो ये ब्लॉक चलेगा, इफ कंडीशन। और इस इफ कंडीशन के अंदर $ch इज इक्वल टू $_ रिक्वेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स ch चॉइस को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जिसको मैंने ch नाम दिया हुआ है। फिर $value इज इक्वल टू $_ रिक्वेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स txt वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने एंट्री की है वो वैल्यू वाले वेरिएबल में आएगी और सिलेक्ट के ऑप्शन में से जो आपने सिलेक्शन की होगी वो ch के अंदर आ जाएगी। ch चॉइस को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद फिर इफ कंडीशंस दो, एक इफ और एक एल्स। वजह क्या है? ये यूजर या तो बाय आईडी सर्च करेगा या फिर बाय नेम। यहां पे इफ ब्रैकेट शुरू $ch इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस 1 हो तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स पे ये ब्लॉक चलेगा। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने वैल्यू 1 इसलिए डाली हुई है कि मुझे ये कंडीशन लगाने में आसानी हो। अगर मैं इधर लिख लेता हूं वैल्यू इज इक्वल टू यूजर आईडी, तो फिर मुझे यहां पर ch के आगे भी क्या करना पड़ेगा? यूजर आईडी पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए 1 रखा हुआ है इसको। 1 वाली चॉइस किसके लिए है? यूजर आईडी के लिए। तो यूजर आईडी के लिए क्या होगा? $cmd इज इक्वल टू mysqli_query। कमांड का नाम मैं सेम रख रहा हूं ताकि एरे जो है वो cmd पे फेच करेगा। अब इस चीज को भूल जाएं कि एक नाम है तो एरर देगा, या ये इफ चलेगा या ये एल्स चलेगा या फिर बाहर वाला एल्स चलेगा, एट अ टाइम एक चलेगा। तो इसलिए सेम नाम हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर सेम नाम यूज किया हुआ है। अगर सेम नाम यूज ना करें तो फिर आपको नए एरेज डिफाइन करने पड़ेंगे और काफी लेंथी कोड बन जाता है। अब मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि एट अ टाइम एक कमांड ही एग्जीक्यूट होगी, या अगर बाय वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कमांड चलेगी। अगर बाय वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर इसके अंदर भी दो कमांड्स हैं और दोनों में से फिर एक चलेगी, या फर्स्ट वाली या फिर सेकंड वाली। यहां पे $कनेक्शन कामा डबल कोट्स, सर्चिंग मैंने थोड़ी देर पहले अप्लाई भी की थी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर user_id इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $वैल्यू। कंपेयर किसके साथ करेंगे? उसको वैल्यू के साथ। जो वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे उस वैल्यू के साथ उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, और यहां पर मैंने इज इक्वल टू डाल दिया। अब दूसरी चीज बाय नेम सर्चिंग करनी है, और बाय नेम सर्चिंग करने से पहले मैं यहां पर एक और छोटी सी ऑप्शन चेंज करूंगा। $वैल्यू 1 मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू परसेंटेज डॉट $वैल्यू, फिर डॉट और फिर परसेंटेज। मैं आपको बताता हूं ये मैंने क्यों यूज किए। आप अपने कंप्यूटर में भी अगर कोई चीज सर्च करें तो आप किसी भी फाइल का पूरा नाम ना भी लिखें,
सिर्फ नाम लिखते हैं एक हिस्सा उसका, तो आपकी फाइल सर्च हो जाती है। अब वो क्यों होती है, उसके अंदर भी यही सेम सिनेरियो यूज होता है, इसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। अब जो भी वैल्यू में लिखूंगा उस नाम के शुरू में परसेंटेज आ जाएगी, और ये जो डॉट है बीच में ये कंकेटिनेशन कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इसमें मैं लिखता हूं नेम अली, तो ये उसको कैसे करेगा, परसेंटेज और अली, और दूसरी तरफ भी परसेंटेज। जो नाम लिखाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स में उसकी दोनों तरफ परसेंटेज लग जाएगा। अब ये परसेंटेज ऑप्शनल भी हो सकते हैं, कैसे, अली लिखें, नाम की एक तरफ परसेंटेज हो, या फिर शुरू में परसेंटेज हो और अली लिखा हो। अब इन तीनों में फर्क है। अगर सेकंड ऑप्शन यूज करें, शुरू में परसेंटेज नहीं है, आखिर में आपने परसेंटेज डाली है, वो मैं यहां पर भी कर सकता हूं। यहां पर ये शुरू वाली परसेंटेज हटा दें, वैल्यू डॉट परसेंटेज, तो क्या करेगा, उस नाम की स्टार्टिंग उस चीज से होनी चाहिए। मैं अली जब सर्च करूंगा तो ये वो नाम शो करेगा जो अली से शुरू होते हैं, अली अहमद शो करेगा, अली अब्बास शो करेगा, लेकिन अहमद अली शो नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग को मैच करेगा, और परसेंटेज का मतलब है अननोन। अगर ये सेकंड ऑप्शन में यूज करूं, ये थर्ड वाली जो है परसेंटेज और फिर अली, अब इसमें जब मैं अली लिखूंगा तो ये कौन से नाम शो करेगा, जो अली पे एंड होते होंगे। स्टार्ट में अगर अली आएगा तो शो नहीं करेगा, दरम्यान में अली आएगा शो नहीं करेगा, आखिर में अगर अली होगा तो उसको शो करेगा। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे स्टार्ट्स विद अली, वो नाम शो करेगा जो अली से शुरू होते हैं, एंड्स विद अली, ये वो नाम शो करेगा जो अली से एंड होते होंगे। और दोनों साइडों पे परसेंटेज का मतलब है कंटेन्स अली, जिस नाम में अली आए, शुरू में, दरम्यान में, आखिर में, किसी भी जगह पे, तो उसको ये शो करेगा। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने अपने नाम को किस तरह से शो करना है। एनटीएस की जो लिस्ट आती है, अक्सर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, तो उसमें आप अपना अगर नाम लिखें तो अपने नाम का स्टार्टिंग मैच करेगा, एंडिंग वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वाला मैच करेगा लाजमी। ठीक है, अब दोनों तीन सिनेरियोज है मेरे पास, परसेंटेज दोनों तरफ भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, और शुरू में भी हो सकता है। ठीक है, अब अपनी कोडिंग के अंदर मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ परसेंटेज डाल रहा हूं, और इसको मैंने वैल्यू 1 के अंदर स्टोर किया, एक नए वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद कमांड आ जाएगी $CMD इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी $connection कामा, फिर कमांड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम। यहां पे आपने इज इक्वल टू नहीं लगाना, लाइक ऑपरेटर यूज करना है। जब भी वाइल्ड कार्ड यूज किया जाता है तो लाइक ऑपरेटर यूज किया जाता है, LIKE लाइक। और अगर लाइक का उलट करना हो तो उसके लिए हम नॉट लाइक लिखते हैं, नॉट लाइक। नॉट लाइक का मतलब है वो नाम छोड़ देगा, बाकी शो करेगा, जैसे हम नॉट इक्वल टू डालते हैं। इक्वल टू आपने नहीं डालना, इक्वल टू में रिकॉर्ड सर्च नहीं होगा। लाइक, और लाइक के बाद फिर सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के बाद वैल्यू 1 नया वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, लाइक जो होता है मिलती जुलती चीज को शो करता है, तो इसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे इज इक्वल टू की बजाय। नीचे एरे वो पुराना वाली डिफाइन है और टेबल भी डिस्प्ले हो रहा है। सिर्फ मैंने क्या किया, कमांड के लिए कंडीशंस लगाई हैं और उनको मैच कर लिए, कंपेयर कर लिए, कोडिंग चेंज कर ली। अब इसके बाद इसको वापस रिफ्रेश कर लें। अब मैं यूजर आईडी लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं आबिद, सर्च कर लें तो देखें आबिद का रिकॉर्ड शो कर रहा है। मैं बाय यूजर आईडी सर्च कर रहा हूं इसको, मैं बाय नेम सर्च करता हूं इसको, और नेम के अंदर मैं यहां पे लिख लेता हूं अली। अब सर्च करें तो हर वो नाम शो होगा जिसके नाम में अली हो रहा है।
ठीक है, अब मैं यूजर आईडी के अंदर अगर अली लिख दूं तो ये रिकॉर्ड फाइंड नहीं करेगा। जुल्फिकार अली है लेकिन अली उसका सेपरेटली नाम नहीं है। सेपरेट अगर होता तो फिर शो कर लेता। ठीक है ना, यहां पर अब आबिद, अहमद, नुमान और जुल्फिकार अली ये आईडीज आ गए, और दूसरी सर्चिंग बाय नेम है तो उसके अंदर मैं नेम को मैच करूंगा। इसी तरह अगर हम जेंडर के हिसाब से मैच कंपेयर करना चाहें तो थर्ड ऑप्शन जेंडर की भी आ सकती है। तो जेंडर में होता है आप इज इक्वल टू डालें, मेल या फीमेल, दो चॉइसेस। ठीक है।